अगर आप डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे लिए बेस कैंडल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये बेस कैंडल्स ही हमारे लिए वो जोन होते हैं जहां हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं। इन बेस कैंडल्स के रिस्पेक्ट में ही हम अपने लोकेशन, ट्रेंड, एग्जीक्यूशन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डिसाइड करते हैं। ये बेस कैंडल ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस और कितना डाउन या अप जा सकती है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक बेस कैंडल कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि बेस कैंडल से जुड़े आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं और आप डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेडिंग में एक बेहतरीन संरचना दे सकें, जिससे आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएं। बेस कैंडल्स वो कैंडल होते हैं जिनकी बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम हो। अगर आपके मन में यह डाउट आता है कि यहाँ टोटल रेंज ऑफ कैंडल का मतलब क्या है, तो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी कैंडल में 4 प्रकार की रेंज होती है, जिसमें पहला है अपर वीक रेंज। इस रेंज को हम लोग कैंडल की अपर वीक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट के बीच की रेंज को मेजर करते हैं। दूसरा है बॉडी रेंज। इस रेंज को हम लोग बॉडी के लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच के रेंज को मेजर करते हैं। हम लोग का तीसरा रेंज है लोअर वीक रेंज। इसे हम लोग बॉडी के लोवेस्ट पॉइंट से लेकर लोअर वीक के लोवेस्ट पॉइंट तक की रेंज को मेजर करते हैं। और हम लोग का चौथा रेंज है टोटल रेंज ऑफ कैंडल। इस रेंज को हम लोग हाईएस्ट वीक के हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोअर वीक के लोवेस्ट पॉइंट तक के बीच की रेंज को मेजर करते हैं। अतः हमारा पहला रूल यहीं से निकल कर आता है कि किसी भी बेस कैंडल को खोजने के लिए हमें अपने चार्ट पर वैसे कैंडल देखने चाहिए जिनकी बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम हो। एग्जाम्पल के लिए भारत फोर्ज का यह क्वार्टरली चार्ट देखें। इस चार्ट में इस कैंडल को देखें जिसमें बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम है। यहाँ एक बात नोट करें कि जब भी आप किसी चार्ट में बेस कैंडल को देखें और आप किसी पर्टिकुलर कैंडल को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि बॉडी पार्ट ज़्यादा है या टोटल रेंज ऑफ कैंडल, तो आप एक काम करें, लोअर वीक लेंथ और अपर वीक लेंथ को ऐड करें और उसे बॉडी लेंथ से कंपेयर करें। आपको इजीली पता चल जाएगा कि वीक पार्ट ज़्यादा है या बॉडी पार्ट। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है आपको बार बार हाई लो ओपन क्लोज देखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आखिरकार आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप किसी भी कैंडल को केवल देखकर बता दें कि यह बेस कैंडल है या नहीं। यहाँ आपको मैं एक एडवांस बात बताता हूँ जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत इजी कर देगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम ही चाहिए। यह बस एक रूल है। अगर ट्रेडिंग में आपके पास रूल नहीं है तो आप आगे चलकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये रूल बनाए गए हैं कि कभी भी आप ट्रेडिंग की जर्नी में कंफ्यूज हों तो आप इन रूल्स को देख लें ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं। जरा सोचिए, अगर बेस कैंडल में बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम ना होकर 51 या 52% हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोनों साइड की वीक देखें और बॉडी पार्ट देखें और अंदाज़ा लगाएं कि बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम या 50% के आसपास है या नहीं। अब वीडियो पॉज करके इन सब कैंडल्स को ध्यान से देखें और हर एक प्रकार के बेस कैंडल को समझने की कोशिश करें। अगली बार जब भी आप किसी चार्ट पर प्रैक्टिस करें तो आपको बेस कैंडल पहचानने में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ ये सारे बेस कैंडल्स मार्क किए गए हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ बेस कैंडल की। किसी भी परफेक्ट बेस कैंडल की आखिर कितनी रेंज होनी चाहिए जिसे हम उस कैंडल को एक प्रॉपर बेस कैंडल कह सकें। तो यहाँ एक बात ध्यान दें कि वैसे तो यह रेंज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमारी बेस कैंडल की रेंज जितनी छोटी रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसे इस तरह से समझें, ये बेस कैंडल आखिर चार्ट पर बनते क्यों हैं? किसी भी बेस कैंडल के बनने का सबसे बड़ा कारण है कि बेस एरिया में बायर और सेलर्स के बीच में फाइट होना। इस कैंडल को देखें, यह एक एक्साइटिंग कैंडल है। इस कैंडल को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इस कैंडल में सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी थे। अब इस कैंडल को देखें, जहां पिछली कैंडल में सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, वहीं इस कैंडल को देखकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि सेलर्स मजबूत होने के बावजूद एक एक्साइटिंग कैंडल नहीं बना पाए। इसके साथ ही यह कैंडल हमें ये भी बता रही है कि इस कैंडल में ऊपर और नीचे की ओर से रिजेक्शन आया है, यानी इस कैंडल में कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि इस कैंडल में हमें बायर्स की भी उपस्थिति दिख रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होना कहते हैं, यानी ना तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना ही सेलर प्राइस को नीचे ले जा पा रहे हैं।
और इसी वजह से इस छोटी कैंडल का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद की कैंडल को देखें और जरा सोचें। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस कैंडल में जो फाइट हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला, यानी इस फाइट को कौन जीता, तो आपका जवाब क्या होगा? नो डाउट आपका आंसर होगा बायर्स, क्योंकि इस फाइट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है, जो कि दर्शाता है कि इस कैंडल में बायर्स सेलर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर मैं आपसे यह जानना चाहूं कि बायर्स कितनी ताकत के साथ इस फाइट को जीते, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। जितनी दूर तक प्राइस में बेस कैंडल के बाद उछाल आएगी। अब इस कैंडल को नोटिस करें, सेम कंडीशन है, लेकिन फाइट के बाद यहाँ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल की जगह रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है। तो फाइट कौन जीता? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि इस फाइट का रिजल्ट सेलर्स के पक्ष में आया, क्योंकि इस रेड एक्साइटिंग कैंडल को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि इस फाइट के बाद जो कैंडल बनी उस कैंडल में सेलर्स बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग थे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कभी प्राइस इस एरिया में वापस आती है तो आप सेलर के पक्ष की ओर से खड़ा होना चाहेंगे या बायर्स की ओर से? कोई भी थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ यह कह सकता है कि पिछली बार फाइट में जो जीता उसी के साथ हम रहेंगे। जो पिछली बार हार गया उसके पक्ष में रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आपके लिए आगे की ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान होने वाली है। मुझे पता है ये चीज़ें शुरू में कुछ डाउटफुल लग सकती हैं, लेकिन यकीन करें, एक बार अगर आप हर एक कैंडल के पीछे की लॉजिक और बनने का कारण समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ इतनी आसान बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, इस कैंडल की रेंज इतनी छोटी ना होकर कुछ इस तरह से रहती तो हम कह सकते कि इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट तो चली है, लेकिन फाइट एरिया यानी रेंज ऑफ कैंडल बहुत बड़ी बनी है। तो हम इस कैंडल को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि एक्चुअल बाइंग आई कहाँ से है। इसलिए बेस कैंडल की रेंज जितनी कम होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यहाँ जरा सोचिए, छोटी बेस कैंडल और बड़ी बेस कैंडल का मतलब क्या है? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि छोटी रेंज ऑफ कैंडल हमें यह बताना चाहती है कि इस कैंडल में फाइट टाइट हुई है, कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के बीच में क्लोजली फाइट चली है, और बड़ी रेंज ऑफ कैंडल हमसे यह कहना चाहती है कि फाइट तो चली है लेकिन यहाँ टाइट फाइट नहीं हुई है। कभी अचानक बायर्स स्ट्रांग हो जाते थे तो प्राइस को ऊपर लेकर चले जाते थे, तो कभी सेलर्स हावी हो जाते थे तो प्राइस को नीचे ढकेल देते थे। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे लिए कौन सी फाइट वाली कैंडल ज्यादा अच्छी होगी? जी हाँ, क्लोज फाइट वाली यानी छोटी रेंज वाली बेस कैंडल, क्योंकि बड़ी रेंज वाली बेस कैंडल में तो कभी बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे तो कभी सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे थे। मान लेते हैं इस बार बायर्स जीत गए, लेकिन इस कैंडल में तो कभी कभी सेलर भी स्ट्रांग हो रहे थे, तो हो सकता है अगली बार सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो हम इस कैंडल को देखकर ठीक नहीं कह सकते हैं कि अगली बार जब इस एरिया में प्राइस आएगी और फिर से बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होगी तो कौन जीतेगा। यही कारण है कि छोटी रेंज वाली बेस कैंडल हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन वाली दोनों वीडियो को देखें, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह चार्ट पर दिखते कैसे हैं। यह टाटा स्टील का वीकली चार्ट है। इस चार्ट में इस कैंडल को देखें। रूल के अनुसार तो यह एक बेस कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल का बॉडी पार्ट टोटल रेंज ऑफ कैंडल के 50% से कम है। लेकिन इस बेस कैंडल के रेंज को देखकर हम कह सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट एरिया बहुत अधिक थी, यानी इस कैंडल में कोई क्लोज फाइट नहीं हुई थी। और यही कारण रहा कि जब प्राइस इस कैंडल की रेंज में आई तो धीरे धीरे गिरती चली गई। कहीं से भी प्राइस में कोई उछाल देखने को नहीं मिला। जरा सोचिए, इस कैंडल में पहले सेलर प्राइस को इतनी डाउन लेकर आए, फिर बायर्स ने अपना पोटेंशियल दिखाया और प्राइस को जो इतनी नीचे चल रही थी इतना ऊपर लेकर गए। और ना केवल ऊपर लेकर गए बल्कि जो पहले एक रेड कैंडल बन रही थी उस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल में बदल दिया और एक ग्रीन बेस कैंडल के रूप में यह कैंडल क्लोज हुई। अब सोचिए, इस कैंडल में बायर्स कितने स्ट्रांग रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस रेंज के कैंडल्स को देखकर आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि इस बेस कैंडल में बायर्स इतने स्ट्रांग थे। प्राइस धीरे धीरे नीचे आती गई और इस रेंज को भी ब्रेक कर दी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे लिए छोटी रेंज की बेस कैंडल ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि बड़ी रेंज की बेस कैंडल। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बेस कैंडल क्या होते हैं और इनकी रेंज क्या होनी चाहिए। इन्हें चार्ट पर आप ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको ट्रेडिंग में परफेक्ट बना सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।